चैप्टर 236 शैडो अनडेड की सेना। धड़ाम। रेत का सांप जमीन पर ढेर हो गया और विपिन ने राहत की सांस लेते हुए उसके बड़े सिर पर बैठते हुए खुद को थोड़ा शांत किया। रेत का सांप साधारण से ऊपर का भी प्लस रैंक का राक्षस था, लेकिन इसे हराने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। अगर मैं अपनी सारी क्षमताओं का आकलन करूं तो मेरी शक्ति भी प्लस रैंक के शिखर के करीब होनी चाहिए। विपिन ने खड़े होते हुए मरे सांप पर नजर डाली। जैसे ही मेरा प्राइम कोर्स सी रैंक तक पहुंच जाएगा तब मुझे किसी भी प्लस रैंक के राक्षस से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करते हुए सोचा और हल्की मुस्कान के साथ सांप की ओर देखा। उसकी मौजूदा ताकत ने उसे काफी खुश किया था, खासकर उसकी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति ने। पहले उसने सांप पर मन दमन का प्रयोग किया था और परिणाम उसकी अपेक्षा से भी बेहतर निकला। पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी कमजोर थी कि वो डी रैंक के साधारण राक्षस से भी कम थी, लेकिन अब वो कम से कम एक बी प्लस रैंक के राक्षस के बराबर या उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। मुझे ये समझने में अभी भी दिलचस्पी है कि बेहोशी के दौरान मैंने कौन सी चीज को सोख लिया जिसने मेरी आत्मा को इतना मजबूत बना दिया। विपिन ने सोचा, साथ ही अपने कंधे से बहते खून को रोकने के लिए एक हीलिंग पोशन पिया। अब मुझे एक ऐसा परछाई का योद्धा बनाना चाहिए जो हीलिंग स्किल का उपयोग कर सके। ये मेरी लड़ाई में काफी अच्छा साबित होगा। उसने मन ही मन विचार किया और सांप के सिर से नीचे कूद गया। बघीरा। विपिन ने अपने साथी को पुकारा और उसे सर्प के कोर की तलाश करने का आदेश दिया। बघीरा ने अपने तेज और धारदार पंजों का इस्तेमाल करते हुए सांप के शेल को काटना शुरू किया। कोर को ढूंढना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही मिनटों में बघीरा ने सांप के अंदर से कोर निकाला और उसे विपिन के हाथों में सौंप दिया। विपिन ने कोर को अपने शैडो स्टोरेज में सुरक्षित रख लिया। अब कोर को सुरक्षित रखने के बाद विपिन ने सांप के मरे शरीर की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शैडो स्पिरिट रिवाइव। जैसे ही उसने अपने स्किल का इस्तेमाल किया, उसने देखा कि शैडो एनर्जी उसके मोनार्च कोर से निकलकर सांप के शरीर के अंदर चली गई। इस बार विपिन ने ध्यान से देखा, ये जानने के लिए कि इस प्रक्रिया में कितनी शैडो एनर्जी का उपयोग हो रहा है। पिछली बार उसने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो हर छोटे बदलाव को बारीकी से समझना चाहता था। एनर्जी की इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं हो रहा है। विपिन ने अपने मोनार्च कोर की ओर देखते हुए सोचा, जो अब भी शैडो एनर्जी से भरा हुआ था। अब जब उसका शैडो एनर्जी सी रैंक तक पहुंच चुका था, वो इसका उपयोग करके कई शैडो अनडेड योद्धाओं को बना सकता था, इससे पहले कि उसकी ऊर्जा समाप्त हो। शैडो स्पिरिट रिवाइव सफल रहा और जल्द ही एक काला सांप विपिन के सामने दिखाई दिया। सांप को देखकर विपिन खुश हुआ। उसे यकीन था कि यह परछाई का सांप रेगिस्तान में उनके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। उसने अपने शैडो स्टोरेज का उपयोग करते हुए रेत सांप के मरे शरीर को रख लिया ताकि बाद में उसे बेच सके। इसके बाद विपिन एक बार फिर बघीरा की पीठ पर चढ़ गया। जमीन के रास्ते से आगे बढ़ो और उन राक्षसों को खोज निकालो जो हम पर घात लगाने के लिए छिपे हुए हैं। विपिन ने काले सांप को आदेश दिया। सांप तुरंत जमीन के नीचे चला गया। इस बीच बघीरा ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि नेक्रोज और एक्वा पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। विपिन ने अपनी सेंस को सक्रिय किया और महसूस किया कि काला सांप जमीन के अंदर होकर उनसे थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ रहा है। अचानक विपिन ने रेत के नीचे कुछ हलचल महसूस की। उसकी सेंस ने उसे एक राक्षस के अस्तित्व का संकेत दिया जो शिकार की प्रतीक्षा में छिपा हुआ था। रेत का कीड़ा। उसने राक्षस को पहचान लिया। वो देख सकता था कि सांप अब तेजी से उस राक्षस की ओर बढ़ रहा है। काले सांप को अपनी ओर आते देख रेत का कीड़ा सतर्क हो गया। ऐसा सांप उसने पहले कभी नहीं देखा था। धमाका। अचानक विपिन से थोड़ी दूरी पर रेत फट गई। काला सांप और रेत का कीड़ा लड़ाई के दौरान जमीन से बाहर आ गया। रेत का कीड़ा भी बी प्लस रैंक का राक्षस था और उसकी लड़ने की शक्ति रेत के सांप के बराबर थी। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे और जीतने के लिए अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि यह साफ था कि रेत के कीड़े को मुश्किल हो रही थी, क्योंकि काला सांप चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लड़ाई जारी रख सकता था, जबकि रेत का कीड़ा ऐसा करने में असमर्थ था। लेकिन विपिन ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक्वा को इशारा किया कि वो सांप की मदद करे। एक्वा ने तुरंत अपना स्किल हाइड्रो कैनन सक्रिय किया। दबाव वाले पानी की एक तीव्र लहर एक बीम के साथ उसके मुंह से निकली और सीधी रेत के कीड़े की ओर बढ़ी। बीम के रास्ते में आने वाले रेत के टीले धूल में बदल गए और बीम सीधे कीड़े के शरीर से टकराई।
इसे बार से रेत का कीड़ा छटपटाते हुए दूर जा गिरा और उसके शरीर पर एक बड़ा छेद उभर आया जिससे लाल खून बहने लगा। सांप ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए कीड़े की ओर रेत का भंवर फेंका। कीड़ा इस हमले से बच नहीं पाया। कुछ ही देर में रेत का कीड़ा मर गया। विपिन अब भी बघीरा की पीठ पर बैठे धीरे धीरे मरे कीड़े के पास पहुंचा। उसने उसकी तलाशी ली लेकिन कोई कोर नहीं मिला। कोर न मिलने पर विपिन ने एक बार फिर शैडो स्पिरिट रिवाइवर का इस्तेमाल किया। जल्द ही उसके सामने एक काला रेत का कीड़ा दिखाई दिया। हालांकि विपिन केवल 5 शैडो अनडेड को बचा सकता था, लेकिन अस्थायी रूप से बनाए जाने वाले शैडो अनडेड की कोई सीमा नहीं थी। जो शैडो अनडेड स्थायी नहीं होते वे 1 घंटे में गायब हो जाते थे, लेकिन विपिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब चलो मेरी अस्थायी सेना तैयार करते हैं, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बघीरा ने फिर से गति पकड़ी और आगे बढ़ने लगा। रेत का कीड़ा और सांप एक बार फिर जमीन के अंदर चले गए और आसपास छिपे राक्षसों की तलाश में जुट गए। 5 घंटे बाद हिस लगभग 10 जहरीले रेत के बिच्छू दर्द भरी आवाज में फुफकार रहे थे। उनके चेहरे पर निराशा और भय साफ झलक रहा था। काले रंग के रेत के सांप, रेत के कीड़े, रेगिस्तानी क्रॉलर, सनफायर कैक्टी और कई दूसरे प्रकार के काले राक्षसों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया था। इन परछाई के राक्षसों की संख्या करीब 30 थी और उन्होंने जहरीले रेत के बिच्छुओं के समूह पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। जहरीले रेत के बिच्छू इस रेगिस्तान के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माने जाते हैं। वे एक ही समय में जहर और रेत तत्व का उपयोग करने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं, जिससे वे अपनी रैंक के दूसरे राक्षसों से अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। अधिकतर हंटर्स की टीम इनका सामना करने से बचती है क्योंकि इनसे निपटना आसान नहीं होता, लेकिन इस बार इन 30 परछाई के राक्षसों के सामने बिच्छुओं का ये समूह टिक नहीं सका। कुछ ही समय में वे अलग अलग घातक हमलों के कारण सभी मारे गए। ये मेरी उम्मीद से पहले ही खत्म हो गया, विपिन ने बिच्छुओं के मरे समूह को देखते हुए बड़बड़ाया और उनकी ओर बढ़ गया। उसने सबसे पहले कोर की तलाश की और 10 बिच्छुओं में से 3 कोर पाए। इनमें से एक B+ रैंक का और 2 B रैंक के थे। जैसे ही वो कोर लेकर उठा, उसने देखा कि उसके पास खड़ा रेत का कीड़ा धीरे धीरे गायब हो गया। तो 1 घंटा खत्म हो गया, विपिन ने खुद से कहा, लेकिन गायब हो चुके कीड़े की परवाह नहीं की। इसके बाद उसने जहरीले रेत के बिच्छुओं के शरीर को देखा और शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल किया। कुछ ही देर में 7 काले बिच्छू उसके सामने खड़े हो गए। 3 विफल रहे, लेकिन विपिन ने दोबारा कोशिश की। दूसरी कोशिश में बाकी 3 बिच्छू भी शैडो अनडेड में बदल गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, विपिन ने चमक भरी नजर से अपनी नई सेना को देखा और बघीरा की पीठ पर चढ़ गया। उसके पीछे 29 शैडो अनडेड राक्षसों की एक छोटी सेना खड़ी थी, जो उसकी अगले आदेश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा, अचानक उसे एक मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उसकी सेंस पर असर डालना शुरू कर दिया और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। चैप्टर 237 एक मिराज। अचानक विपिन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली गुनगुनाहट सुनी और साथ ही एक मीठी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। जैसे ही उसने उस सुगंध को महसूस किया, उसका दिमाग अचानक धुंधला हो गया और उसकी आंखें फोकस करना बंद कर दी। वो बघीरा की पीठ से नीचे कूद गया और किसी अनजान दिशा में चलने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे वो तुरंत अपने होश में आ गया। ये क्या था? उसने खुद से कहा और महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो रही है। फिर से वही मंत्रमुग्ध कर देने वाली गुनगुनाहट उसके कानों तक पहुंची और वही मीठी खुशबू हवा में घुल गई। लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और उस रहस्यमय हमले को तुरंत रोक दिया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपने को देखा। ये देखकर उसे राहत मिली कि वे आवाज और सुगंध से बच गया। विपिन को अचानक वो जानकारी याद आ गई जो उसने इस डंजन के जानकारी में पढ़ी था। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि ये सब क्या है। उसने अपने आप से कहा और हल्के से मुस्कुरा दिया। लगता है मेरी किस्मत भी मेरे साथ में है, उसने धीरे से बड़बड़ाया और एक बार फिर बघीरा की पीठ पर चढ़ गया। इस बार उसने ध्यान से आवाज का पीछा करना शुरू किया। उसने बघीरा को उस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया जहां से गुनगुनाहट आ रही थी। साथ ही उसने उन सभी शैडो अनडेड को वापस बुला लिया जो जमीन के अंदर नहीं थे। अब उसके साथ केवल नेक्रोस और एक्वा थे,
जबकि जो शैडो अनडेड जमीन के चल रहे थे वे निगरानी रखने और छुपे दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए तैनात हो गए। लगभग 5 मिनट चलने के बाद विपिन के सामने एक मिराज दिखाई दिया। हरे भरे पेड़, चमकता हुआ पानी और ठंडी हवा देखकर विपिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तो मैं सही निकला, उसने मिराज की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। जैसे जैसे विपिन मिराज के करीब आया, गुनगुनाहट की आवाज और मीठी खुशबू पहले से भी तेज हो गई, लेकिन उसकी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति ने इसे अच्छे से रोक दिया। जब वो मिराज से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था तो उसने अपने शैडो विंग्स का इस्तेमाल किया और आसमान की ओर उड़ान भरी। हरे भरे पेड़ों से घिरे मिराज की जमीन के अंदर का नजारा देख पाना मुश्किल था, लेकिन हवा में ऊपर उठते ही विपिन को साफ नजारा मिल गया। मिराज का बाहरी क्षेत्र घने पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन बीच में लगभग 100 वर्ग मीटर का एक छोटा सा तालाब था। तालाब के चारों ओर एक इंद्रधनुषी रंग की दीवार झिलमिला रही थी और इसके बीचों बीच 7 पंखुड़ियों वाला एक इंद्रधनुषी फूल खिला हुआ था। वह फूल धीरे धीरे हिल रहा था और इंद्रधनुषी रंग का धुआं छोड़ रहा था, जो चारों ओर फैलते ही एक मंत्र मुक्त कर देने वाली आवाज पैदा कर रहा था। धुएं और गुनगुनाहट को देखते ही विपिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जैसा कि मैंने सोचा था, ये मिराज ब्लॉसम फ्लावर है, उसने धीरे से बुदबुदाया। मिराज ब्लॉसम एक दुर्लभ पौधे जैसा राक्षस था जो आध्यात्मिक हमलों में विशेष रूप से माहिर था। वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन की जानकारी पढ़ते समय विपिन ने इस फूल के बारे में पढ़ा था। जानकारी में बताया गया था कि रेगिस्तान के अंदर इस तरह के फूल मिलने की संभावना बेहद कम है। ये पौधे जैसा राक्षस न केवल अनोखा है बल्कि बेहद कीमती भी। इसके शरीर और जड़ों का उपयोग आत्मा को मजबूत करने वाली औषधि बनाने में किया जाता है, जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। हालांकि इस समय में विपिन की आत्मा शक्ति इतनी अधिक थी कि इस औषधि से उसे कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सोचा, इस फूल के लिए लोग खुशी खुशी लाखों क्रेडिट चुकाने को तैयार होंगे। पूरा मिराज इस फूल के प्रभाव क्षेत्र में है। ये यहाँ के पेड़ों और दूसरे सभी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। बहुत बुरा है कि ऐसी चीज मेरे खिलाफ कोई असर नहीं डाल सकती, खासकर जब मेरे पास एक चलती फिरती किलिंग मशीन हो, उसने कहा और आसमान से नीचे उतर आया। जानकारी में यह भी लिखा था कि अगर किसी को मृगतृष्णा फूल का सामना करना पड़े तो उसे बचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इससे निपटना बेहद मुश्किल है और अगर आप इसे हरा भी दे तो इसे डंजन से बाहर ले जाना असंभव है। लेकिन विपिन के पास द रूल ब्रेकर टाइटल था, जिसने उसे इस नियम को तोड़ने की शक्ति दी थी। यह तो पैसे कमाने का सुनहरा मौका है, उसने मन ही मन सोचा। नेक्रोस स्मैश, विपिन ने मिराज की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। आदेश सुनते ही नेक्रोस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। नेक्रोस ने आगे कदम बढ़ाया और उसके माथे के बीच की आंख लाल रोशनी से चमकने लगी। इसकी आंख में बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी हो गई और 5 सेकंड बाद लाल रंग की एक घातक किरण मिराज की ओर भेज दी। किरण के प्रहार से बाहरी जगह के पेड़ और लताएं तुरंत चकनाचूर हो गई। हालांकि मिराज के अंदर अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हुए थे। नेक्रोस के शरीर से गहरी लाल आभा निकलने लगी और उसने एक बार फिर अपनी शक्ति बढ़ाने की स्किल का इस्तेमाल किया। बूम! नेक्रोस ने जमीन पर जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया और जमीन से कुछ मीटर ऊपर हवा में उछल गया। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभर आई और विपिन ने देखा कि इतनी ताकत लगाने की वजह से उसके पैरों की मांसपेशियां फट गई थी। हवा में पहुंचते ही नेक्रोस की लाल आभा और भी तेज हो गई। ये ऐसा लग रहा था जैसे वो जलते हुए सूरज में बदल गया हो। नेक्रोस ने अपने शरीर को एक गेंद की तरह मोड़ा और किसी उल्कापिंड की तरह मिराज की ओर गिरने लगा। बूम! नेक्रोस की जबरदस्त टक्कर मिराज के दूसरे छोर पर हुई, जहां पिछले किरण के हमले के बाद कुछ पेड़ बचे थे। टक्कर से मिराज के अंदर बची सभी चीजें, पेड़, लताएं और बाकी फॉर्मेशन अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। एक पल में हरा भरा मिराज बंजर जगह में बदल गया। केवल तालाब, जो दरारों से भरे इंद्रधनुषी रंग के बैरियर से ढका हुआ था, इस भयानक हमले से पूरी तरह बचा रहा। हमले से पैदा हुई शक्तिशाली शॉकवेव इतनी तेज थी कि भले ही विपिन मिराज से 200 मीटर दूर था, उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। क्या यह किसी डायनासोर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? विपिन ने नेक्रोस के घातक हमले को देखकर खुद से कहा। इससे पहले जब उसने नेक्रोस को मिराज को बर्बाद करने का आदेश दिया था, तो उसने सोचा था
कि ये पहले जैसे ही हमला करेगा, जैसे वाइन क्रॉलर को बर्बाद किया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नेक्रोस इस बार इसे अगले लेवल पर ले जाएगा। विपिन धीरे धीरे मिराज की ओर बढ़ा, या कहें उस स्थान की ओर जहां कभी मिराज था। तालाब पर बना बैरियर अभी भी खड़ा था, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करते हुए गड्ढे की ओर देखा, जो तालाब से कुछ दूरी पर स्थित था। गड्ढा लगभग 20 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा था। जब विपिन ने गड्ढे में झांका तो उसने देखा कि नेक्रोस अपने आधे शरीर के साथ वहां लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। विपिन ने नेक्रोस को देखकर सोचा, क्या यह सच में ठीक है? इतनी बुरी हालत के बावजूद मुस्कुरा रहा है। नेक्रोस की चोटें इस बार ज्यादा गंभीर थी और इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए भारी मात्रा में माना की जरूरत होगी। उसे ठीक करने के बाद विपिन आखिरकार उस बैरियर के सामने पहुंचा जिसमें इंद्रधनुषी फूल स्थित था। विपिन ने शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल किया और बैरियर को तोड़ने की कोशिश किए बिना ही उसे पार कर गया। जैसे ही वो बैरियर के अंदर पहुंचा, खुशबू और फूल की मंत्र मुक्त कर देने वाली आवाज और भी तेज हो गई। लेकिन विपिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए अपने मन की रक्षा की और शैडो विंग्स का इस्तेमाल करके फूल की ओर बढ़ा। चैप्टर 238 एक एल्फ। विपिन ने तालाब के क्रिस्टल जैसे साफ पानी के तल में कुछ चमकते हुए देखा। क्या तालाब के अंदर कोई आर्टिफैक्ट है या कुछ और? उसने सोचा। इससे पहले कि वो तालाब के अंदर जा पाता, उसने ये देखने के लिए एक फायर कैक्टी शैडो अनडेड को पानी में गिरा दिया कि वहां कोई खतरा तो नहीं है। शैडो सेंस का उपयोग करके उसने ये पता कर लिया कि तालाब में कोई राक्षस नहीं है। ये जांचने के बाद उसने तालाब के अंदर चला गया। तालाब केवल 5 मीटर गहरा था और वो आसानी से उसके तल तक पहुंच गया। तल पर पहुंचते ही उसकी नजर एक हरे रंग के पत्थर पर पड़ी जो मंद रोशनी में चमक रहा था। विपिन ने पत्थर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह बहुत हल्की मात्रा में ऊर्जा छोड़ रहा था। ऊर्जा एक डंजन पोर्टल से निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह जैसे लग रही थी, लेकिन उनकी शक्ति काफी कम थी। विपिन ने पत्थर को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली, जैसे कुछ जरूरी बात उसके दिमाग में आई हो। इसके बाद उसने शैडो सेंस का उपयोग किया और एक्वा, नेक्रोस और बघीरा को तालाब के तल पर बुलाया। उनके नीचे आते ही उसने उन्हें अपने शैडो स्टोरेज में वापस भेजा दिया। फिर उसने रेगिस्तान के जमीन के अंदर में घूम रहे सभी शैडो अनडेड को आदेश दिया कि वे जो भी राक्षस देखें उन्हें तुरंत मार दें और उनके शरीर को तालाब के पास ले आएं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद विपिन ने हरे पत्थर की ओर देखा। उसने एक पल सोचा और फिर उसे छू लिया। जैसे ही विपिन ने पत्थर को छुआ, एक तेज हरे रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई और वो अचानक उस जगह से गायब हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल धुंधला हो रहा है और अगले ही पल उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। उसने बिना समय गंवाए एक्वा और बाकी शैडो अनडेड को वापस बुलाया और सावधानी से अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक खंडहर का गेट है। विपिन ने अपने चारों ओर की जांच करते हुए बड़बड़ाया। ये जगह पूरी तरह से अलग थी। जमी हुई दुनिया के डंजन के खंडहरों के उल्टा यहां एक घना जंगल फैला हुआ था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और जमीन ताजी हरी घास से ढकी हुई थी। आसमान हल्के नीले रंग का था और बादल धीरे धीरे इधर उधर तैर रहे थे, बिल्कुल बाहरी दुनिया की तरह। ठंडी हवा बह रही थी जो जंगल की ताजगी से भरी खुशबू अपने साथ ला रही थी। विपिन ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उसके पीछे एक हरा चमचमाता पोर्टल मौजूद है। उसी समय उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ लगभग 200 मीटर ऊंचा था और पूरे जंगल में सबसे बड़ा और प्रभावशाली दिख रहा था। विपिन ने शैडो विंग्स का इस्तेमाल किया और हवा में ऊपर उड़ते हुए विशाल पेड़ के आसपास कुछ अजीब चीजें को खोजने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो 200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि वो अब और ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य दीवार उसकी उड़ान को रोक रही हो। आसमान जो उसे वास्तविक लग रहा था, अब केवल एक भ्रम प्रतीत हो रहा था। विपिन और ऊपर उड़ने में नाकाम रहने पर भौहें चढ़ा ली। ऐसा लगता है कि ये जगह उतना भी बड़ी नहीं है जितना दिखती है। विपिन ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बड़बड़ाया। अब उसने ऊपर जाने की कोशिश छोड़ दी और उसी जगह को बेहतर समझने की कोशिश करने लगा। चारों ओर देखने पर भी विशाल पेड़ के अलावा उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अगर और कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि राक्षस और खंडहर का खजाना उसी पेड़ के पास होगा। विपिन ने मन ही मन कहा और पेड़ की ओर उड़ गया, लेकिन वो सीधे पेड़ तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
लगभग 200 मीटर की दूरी पर उतरते हुए उसने पहले वहां की स्थिति को जांचने का फैसला किया। उतरने के बाद वो धीरे धीरे और सावधानी से कदम बढ़ाने लगा। हर दिशा में नजर रखते हुए उसने पेड़ की ओर बढ़ना शुरू किया। विपिन बीच में चल रहा था, जबकि नेक्रोज और बाकी उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे सुरक्षा दे रहे थे। जैसे ही वो पेड़ से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, उसने आखिरकार वहां की हर चीज को साफ साफ देख लिया। लेकिन जब उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी तो वो हैरान रह गया। क्या बकवास है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गई कि मानो बाहर गिर जाएंगी। उसी पेड़ के नीचे एक लड़की की पतली आकृति बैठी थी। उसके लंबे नुकीले कान और बंद आंखें उसे बाकी प्राणियों से अलग बना रही थी। उसने एक लंबी बिना आस्तीन वाली लाल कपड़े पहन रखे थे, जो उसकी सुघड़ आकृति को दिखा रहा था। उसके चमकीले सुनहरे चांदी जैसे बाल उसकी पीठ पर बह रहे थे। उन बालों को नाजुक चांदी और पन्ना जड़े आभूषणों से सजाया गया था। हल्की हवा में उसके बालों की लटें एक अनोखी लय में नाच रही थी, मानो वो खुद प्रकृति का हिस्सा हो। उसकी त्वचा चांदनी के समान गोरी और चिकनी थी, मानो उसमें एक दिव्य आभा बसी हो। एक हल्की चमक उसके पूरे शरीर से निकल रही थी, जो उसकी अलौकिक सुंदरता और उसकी दूसरी दुनिया से जुड़े होने का संकेत देती थी। एक एल्फ विपिन को दिखाए गए दृश्यों में डूबते हुए चौंकते हुए कहा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटका और अपने विचारों को कंट्रोल करते हुए अपनी सोच में वापस बाहर आया। यहां आखिर हो क्या रहा है? विपिन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने एक जिंदा एल्फ बैठी हुई है। एकेडमी में उसने जो पढ़ा था उसके अनुसार अरोड़ा दुनिया में एल्फ का कोई अस्तित्व नहीं था। यहां तक कि डंजन में भी अब तक किसी ने एल्फ को नहीं देखा था, या शायद उन्हें देखा गया हो, लेकिन खंडहरों के तथ्यों की तरह ही इसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया होगा। विपिन ने सोचते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। अचानक उसकी नजर एल्फ से कुछ दूरी पर तैरती हुई चीजों पर गई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वे 2 सुनहरे रंग के फल थे, जो आकार में सेब जैसे लग रहे थे। यह खंडहर को साफ करने का इनाम होगा। विपिन ने उन फलों को देखते हुए धीरे से कहा। फिर उसकी नजर एल्फ पर टिक गई। भले ही एल्फ के चारों ओर की आभा केवल B+ रैंक की थी, विपिन उसमें से एक घातक खतरे की उपस्थिति को साफ रूप से महसूस कर सकता था। क्या वो इंसानों की तरह बोल सकती है? विपिन ने मन ही मन उसकी क्षमताओं और इरादों का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए सोचा। कुछ पल सोचने के बाद उसने उसकी प्रतिक्रिया की जांच करने का फैसला लिया। अपने शैडो स्टोरेज से विपिन ने एक अग्नि कैक्टी शैडो अनडेड को बुलाया। अग्नि कैक्टी साधारण कैक्टस की तरह दिखता था, लेकिन ये 1 मीटर लंबा था और लाल गर्मी पैदा करने वाले कांटों से भरा हुआ था। कैक्टी को बुलाने के बाद विपिन ने उसे एल्फ की ओर बढ़ने का आदेश दिया। वो ये देखना चाहता था कि वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। अग्नि कैक्टी ने बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन की आज्ञा का पालन किया और एल्फ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अग्नि कैक्टी एल्फ से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचा, विपिन ने उसकी पीली रंग की आंखों को खुलते देखा। अगले ही पल एल्फ अपनी जगह तू से गायब हो गई। बूमम! तभी जोरदार धमाके की आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। विपिन को यह देखने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हुआ, इससे पहले कि सब कुछ एक पल के लिए थम गया। चैप्टर 239 एक सेना। विपिन को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। तभी एक तेज धमाका हुआ और अगली चीज जो उसने महसूस की वो ये थी कि उसका अग्नि कैक्टी से कनेक्शन टूट गया था। दूसरे शब्दों में, अग्नि कैक्टी को पल भर में खत्म कर दिया गया, और क्योंकि उसने उसके ऊपर शैडो अनडेड सेव का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो इसे दोबारा नहीं बुला सकता था। भाड़ में जाओ, विपिन ने खुद को कोसते हुए बड़बड़ाया। वो पछता रहा था कि उसने एक पल में B+ रैंक के अग्नि कैक्टी को खो दिया। उसने पहले ही उसकी शक्तिशाली आभा से अंदाजा लगा लिया था कि एल्फ बेहद ताकतवर है, लेकिन सिर्फ एक वार में B+ रैंक के राक्षस को खत्म कर देना उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। जहां कुछ पल पहले अग्नि कैक्टी थी, वहां अब एक धूल का बादल जम गया था। विपिन ने उस धूल के बीच से एल्फ की खूबसूरत आकृति को खड़ा देखा। एक और चीज जो उसने गौर किया वो उसकी आंखें थी। वे खाली लग रही थी, जैसे उनमें किसी प्रकार की भावना ना हो। उसकी खोखली आंखों को देखकर विपिन की भौहें सिकुड़ गई। क्या वो बोल सकती है? उसने सोचा, लेकिन यह देखते हुए कि उसने बिना किसी चेतावनी के कैक्टी पर हमला कर दिया, विपिन को यह मानने का कारण मिला कि शायद वो बोलने के काबिल नहीं है। अचानक एल्फ ने अपना सिर घुमाया और सीधा उसकी दिशा में देखा। एल्फ को अपनी ओर देखते देख
विपिन जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपने का फैसला किया। हालांकि वो उससे डरता नहीं था, उसके पास उससे निपटने के कई तरीके थे, लेकिन उसने सोचा कि अभी उसके सामने आना सही समय नहीं होगा। अगर मैं उसे अभी मार देता हूं तो मुझे तुरंत डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। विपिन ने अनुमान लगाया। वो समझ चुका था कि जैसे आइस वर्ल्ड के डंजन में खंडहर साफ करने के बाद उसे बाहर भेजा गया था, वैसे ही यहां भी होगा। विपिन अभी भी यूकेलिप्टस राक्षसों के कोर इकट्ठा करना चाहता था, इससे पहले कि वो डंजन से बाहर जाए। सौभाग्य से एल्फ ने केवल एक पल के लिए विपिन की दिशा में देखा और फिर से विशाल पेड़ की ओर लौटकर अपनी जगह पर बैठ गई। विपिन ने राहत की सांस ली, ये देखकर कि उसने उस पर हमला नहीं किया। वो अब तक के किसी भी शीर्ष B+ रैंक राक्षस से ज्यादा शक्तिशाली है जिसे मैंने देखा है। विपिन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने तय कर लिया है कि मेरा 5वां शैडो अनडेड कौन होगा। विपिन ने पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां से वो आया था। उसने फिलहाल वहां से पीछे हटने का फैसला किया। वो पहले यूकेलिप्टस राक्षसों से कोर को इकट्ठा करना चाहता था, फिर बाद में एल्फ से भिड़ना। जाने से पहले उसकी नजर 2 सुनहरे फलों पर पड़ी। वो ये सोचकर हैरान रह गया कि वे किस प्रकार के फल हो सकते हैं। विपिन ने सोचा, क्योंकि ये खंडहरों को साफ करने का इनाम है, इसलिए वे सच में कुछ खास होंगे। मैंने पहले जो पोर्टल देखा था वो इस जगह से बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन उम्मीद है यहां से जाने के बाद मैं वापस लौट पाऊंगा। विपिन ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। जैसे ही विपिन चला गया, पेड़ के नीचे बैठी एल्फ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने विपिन को पीछे से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। विपिन पोर्टल के पास पहुंचा। उसने बघीरा और बाकी को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुला लिया। सभी को वापस बुलाने के बाद उसने पोर्टल में कदम रखा। जैसे ही उसने पोर्टल के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी आंखें फिर से धुंधली हो रही है। अगले ही पल वो तालाब के अंदर वापस आ गया। उसकी नजर तुरंत हरे पत्थर पर पड़ी। ये देखकर वो खुश हो गया कि पत्थर की ऊर्जा अभी भी हलचल कर रहा है। इसका मतलब था कि वो एक बार फिर उस जगह पर वापस जा सकता था। विपिन तालाब से बाहर निकला और देखा कि वहां 3 मरे हुए राक्षस पड़े थे। वो खंडहर के अंदर कुछ ही मिनटों के लिए गया था, लेकिन उसके शैडो अनडेड जो जमीन के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने 3 राक्षसों को मार दिया था और उनके शरीर को तालाब के पास ले आए थे, जैसा कि उसने उन्हें आदेश दिया था। विपिन ने नेक्रोस और बाकी शैडो अनडेड को वापस बुलाया और बघीरा को कोर की तलाश करने के लिए कहा। हालांकि इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि तीनों शरीर में से किसी में भी कोर नहीं मिला, लेकिन ये बात उसे परेशान नहीं कर रही थी। वो जानता था कि डंजन के अंदर अभी भी बहुत सारे राक्षस बचे हुए हैं। उसने शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते 2 जहरीले रेत बिच्छू और 1 रेत सांप उसके सामने उठ खड़े हुए। विपिन को अब अपनी शैडो एनर्जी के उपयोग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। C रैंक पर पहुंचने के बाद उसकी शैडो एनर्जी की रिकवरी स्पीड पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। पहले उसे शैडो एनर्जी के एक छोटे हिस्से को दोबारा प्राप्त करने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब उसकी रिकवरी स्पीड पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गई थी। भले ही ये उसकी माना प्राप्त करने की गति से धीमी हो, लेकिन ये इतनी तेज थी कि वो बिना किसी झिझक के भी या B+ रैंक के राक्षसों की लाशों पर शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल कर सकता था। जाओ मेरी शैडो अनडेड्स, चलो अपने लिए अनडेड की एक सेना खड़ा करते हैं। विपिन ने अपने सभी शैडो अनडेड को और अधिक राक्षसों को मारने का आदेश दिया। इसके बाद वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। अरे, कहानी में जब मेन कैरेक्टर ऐसा कुछ कहता है तो वो गर्व महसूस करता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं जैसे किसी ने मुझे ये कहते हुए सुन लिया हो। विपिन ने राहत की सांस ली कि वहां कोई नहीं था जो उसके इस डायलॉग को सुन सके। हालांकि उसके अनडेड ने उसकी भावनाओं की परवाह किए बिना उत्साह के साथ हुंकार भरी और आगे बढ़ गए। विपिन उनकी उत्साह भरी आवाजें सुनकर और भी शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे बघीरा की पीठ पर बैठ गया। उसने कहा, चलो बघीरा, आगे बढ़ते हैं। और बघीरा तेजी से रेगिस्तान की ओर और गहराई में बढ़ गया। 15 घंटे बाद तो यही है वो लाल चट्टान का पहाड़। विपिन ने सामने खड़े एक विशाल पहाड़ को देखते हुए कहा। यह पहाड़ आम पहाड़ों से बिल्कुल अलग था, पूरी तरह से लाल रंग का, और चिलचिलाती गर्मी में तपते रेगिस्तान के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था। विपिन ने अपने आप से कहा, मैंने जो जानकारी पढ़ी थी उसके अनुसार कांटेदार फूलों के राक्षसों का अड्डा लाल चट्टान के पहाड़ के पास ही कहीं होना चाहिए। उसी समय
उसकी शैडो स्टोरेज से एक काली परछाई निकलकर आसमान की ओर उड़ गई। तभी एक चील की तेज चीख गूंजी और देखते ही देखते एक अनडेड चील ने लाल चट्टान के पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। विपिन ने अपने शैडो सेंस का इस्तेमाल किया और चील की नजर से सब कुछ देखना शुरू कर दिया। लगभग 3 मिनट तक उसने चील के जरिए आसपास की जगहों को जांचना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी शैडो सेंस का इस्तेमाल बंद कर दिया और उसकी आंखें साधारण हो गई। मिल गया, विपिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। चैप्टर 240 विपिन की सेना। रेगिस्तानी चील के पास हॉकाई नाम की एक खास स्किल थी, जिसकी मदद से वो अपने 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में हर चीज को ठीक से देख सकता था। विपिन ने शेयर सेंस स्किल का इसकी करके चील की आंखों को अपनी सेंस से जोड़ लिया, जिससे वो ठीक वही देख सकता था जो चील देख रहा था। इन दोनों स्किल के मिलने से उसने आसानी से यूकेलिप्टस राक्षसों की जगह खोजने में आसानी हुई। विपिन ने अपने सभी अनडेड साथी को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुलाया और खुद हवा में उड़ गया। 3 मिनट उड़ने के बाद वो लाल चट्टान के पहाड़ पर उतरा और अपने अपने सामने बहुत बड़ी घाटी को देखा। घाटी का आकार बहुत बड़ा था और ये लाल चट्टान के पहाड़ों के अंदर गहराई तक फैली हुई थी। तो ये है हरे भरे जंगली रेगिस्तान डंजन के फेमस यूकेलिप्टस राक्षस। विपिन ने घाटी के अंदर उन राक्षसों को साफ रूप से देखने के बाद बुदबुदाते हुए कहा। यूकेलिप्टस राक्षस एक ही समय में अच्छे और खतरनाक लग रहे थे। उनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी, लेकिन खड़े होने पर उनके मजबूत और लचीलेपन दोनों का एहसास हो रहा था। यूकेलिप्टस का शरीर गहरी सख्त छाल जैसे कवच से ढका हुआ था, जो हर तरफ तीखे और खतरनाक कांटों से भरा हुआ था। यह कवच न केवल इसे भयानक सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि किसी भी दुश्मन के लिए एक खतरनाक चेतावनी भी थी। उसके काले शरीर के विपरीत उसके ऊपर लाल फूल खिले हुए थे, जो उसे और भी खौफनाक लेकिन सुंदर बनाते थे। उसकी चौड़ी मजबूत कंधे से कांटेदार लताएं लिपटी हुई थी, जो उसकी ज्यादा सुरक्षा और दुश्मनों को फंसाने व जकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जो किसी भी देखने वाले को डराने के लिए पर्याप्त थी। वे जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। यह घाटी उस और गुफा से बिल्कुल अलग है, जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था। विपिन ने घाटी को बारीकी से परखते हुए कहा। और गुफा में ऑर्क अलग अलग पर्वत छोटी में बिखरे हुए रहते थे, जबकि यहां सभी यूकेलिप्टस घाटी के अंदर इकट्ठा थे। घाटी के अंदर कांटेदार फूलों के छोटे छोटे समूह थे, लेकिन वे एक दूसरे के काफी करीब थे। विपिन ने अनुमान लगाया कि घाटी के अंदर कम से कम 400 यूकेलिप्टस मौजूद थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इसे खून का पहाड़ कहते हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा और घाटी के अंदर की ओर उड़ गया। इस घाटी को साफ करने की कोशिश में कई हंटर्स मारे गए थे और इसी वजह से इस पहाड़ का यह भयावह नाम पड़ा। बाहरी दुनिया के विपरीत, जहां हंटर्स एक बड़ी टीम बनाकर घाटी को साफ कर सकते हैं, डंजन के अंदर ऐसा संभव नहीं था। डंजन के नियम कड़े थे। वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन में एक समय में ज्यादातर 10 लोग ही अंदर जा सकते थे। यह नियम वैसा ही था जैसा आइस वर्ल्ड डंजन में था, जहां एक बार में केवल 2 लोग अंदर जा सकते थे। सैकड़ों राक्षसों से भरी इस तरह की गुफा को केवल 10 हंटर्स का ग्रुप साफ कर पाना लगभग असंभव था। फिर भी कई अति आत्मविश्वासी हंटर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मारे गए थे। कुछ ने तो यूकेलिप्टस को घाटी से बाहर निकालने और उन्हें एक एक कर मारने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास भी असफल रहा। लेकिन यह तरकीब बेकार साबित हुई, क्योंकि घाटी के अंदरूनी हिस्सों में यूकेलिप्टस के समूह इतने करीब थे कि एक समूह को खींच कर ले जाना और दूसरे समूह को पता न चलना बिल्कुल नामुमकिन था। असल में इस घाटी को साफ करना अक्सर डंजन के बॉस रूम से भी ज्यादा कठिन माना जाता था। ज्यादातर हंटर जो वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन के अंदर जाते हैं, वे इस घाटी को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत ही कम लोग इसे साफ करने का साहस जुटा पाते हैं। विपिन घाटी के गेट पर पहुंच गया और वहां उतरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो जानकारी मैंने पढ़ी थी उसके अनुसार यूकेलिप्टस की भारी संख्या के कारण आज तक कोई भी इस घाटी को साफ नहीं कर पाया, तो मुझे ये करने वाला पहला इंसान बनने दो। फिर उसने अपनी अनडेड सेना की ओर देखा और कहा, मेरी अनडेड सेना, बाहर आओ। अब वक्त आ गया है कि इन राक्षसों को शैडो अनडेड का आतंक दिखाया जाए। विपिन की परछाई अचानक कई मीटर तक फैल गई और जमीन किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसकी परछाई से एक एक करके शैडो अनडेड बाहर आने लगे। 5 सेकंड के अंदर उसकी पूरी शैडो अनडेड सेना बाहर आ चुकी थी। वे सभी अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ रहे थे। विपिन ने उन्हें गौर से देखा और खुशी से अपना सिर हिलाया।
कल की तुलना में जब विपिन के पास केवल 40 शैडो अनडेड थे, अब उसकी सेना में लगभग 120 शैडो अनडेड शामिल थे। रेत के सांपों, रेत के कीड़ों, बिच्छुओं और अग्नि कैक्टस के अलावा सेना में कई नए और खतरनाक शैडो अनडेड हुए भी शामिल थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले सेना के पीछे खड़े 5 बड़े बड़े रेत के गोलेम थे। ये रेत गोलेम, जिन्हें विपिन ने हाल ही में मारा था, 10 मीटर ऊंचे थे। उनकी रक्षा क्षमता असाधारण थी और वे युद्ध कठपुतलियों की तरह लग रहे थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के लिए तैयार थे। सेना के अगले हिस्से में 15 ड्यून स्टॉकर खड़े थे। ड्यून स्टॉकर एक अनोखे प्रकार के राक्षस था, जिसका चेहरा बिल्ली जैसा और शरीर इंसान जैसा दिखता था। वे चुपके से हमले करने और अपने दुश्मनों को अचानक वार करके खत्म करने में माहिर होते हैं। ड्यून स्टॉकर के ठीक सामने बघीरा खड़ा था, जो उनका कमांडर बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। इन गोलेम और ड्यून स्टॉकर के अलावा सेना में 13 रेगिस्तानी चील भी शामिल थे। ये वही राक्षस थे जिनसे विपिन का हाल ही में सामना हुआ था। विपिन ने अपनी अनडेड सेना को देखा और संतोष की एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। विपिन ने अपनी शैडो अनडेड सेना की ताकत को देखते हुए आत्मविश्वास से सोचा कि वो इस घाटी को साफ करने में सफल होगा। उसने जोर से आदेश दिया, गोलेम्स, आगे बढ़ो, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास कुछ ही समय है। उसके कुछ शैडो अनडेड केवल 1 घंटे के लिए सक्रिय रह सकते थे, इसलिए समय बर्बाद का सवाल ही नहीं था। 5 बड़े गोलेम धीरे धीरे घाटी के अंदर की ओर बढ़ने लगे। रेत के सांप और रेत के कीड़े जमीन के अंदर जाकर छुप गए, जैसे कि किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हों। आसमान में रेगिस्तानी चीले ने उड़ान भरी और ऊंचाई से अपनी नजर दुश्मन पर जमाए हुए थे। बाकी शैडो अनडेड गोलेम के थोड़ा पीछे रहते हुए पूरी तरह से विपिन के आदेशों का पालन करते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में गोलेम घाटी के अंदर पहुंच गए और तब लड़ाई की शुरुआत हो गई। चैप्टर 241 नेक्रोमैंसर। 5 अनडेड रेत के गोलेम घाटी में सबसे पहले अंदर गए। दहाड़। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी जोरदार दहाड़ ने पूरे जगह में गूंज पैदा कर दी, जिससे सभी आसपास के कांटेदार फूल राक्षस सावधान हो गए। कांटेदार फूलों ने जैसे ही इन काले डरावने रेत के गोलम देखे, वे जोर से चीखने लगे और उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। घाटी के चारों ओर दर्जनों कांटेदार फूल दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे थे, लेकिन गोलम अपनी भारी चाल के साथ बिना रुके आगे बढ़ते रहे। गड़गड़ाहट। जैसे ही कांटेदार फूल गोलम से केवल 50 मीटर दूर थे, घाटी के अंदर की जमीन अचानक हिलने लगी। अगले ही पल दर्जनों रेत के सांप और रेत के कीड़े जमीन के नीचे से निकलकर कांटेदार फूलों के बीच दिखाई दिए। कांटेदार फूल अचानक हुए इस हमले से चौंक गए। वे प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए और रेत के सांपों और कीड़ों ने लगभग 10 कांटेदार फूलों को तुरंत मार गिराया। पीछे खड़े कांटेदार फूल अपने साथियों को इस तरह मरते देख गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी शाखाओं से सैकड़ों तीखे कांटे निकालकर रेत के सांपों और कीड़ों पर फेंक दिए। लेकिन इससे पहले कि कांटे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते, आसमान से तेज चीखों के साथ रेगिस्तानी चीले दिखाई दिए। उनकी पंखों की ताकतवर फड़फड़ाहट से उठी तेज हवाओं ने उन सभी कांटों को रास्ते से भटका दिया। इस मौके का फायदा उठाकर रेत के सांपों ने रेत के भंवर का इस्तेमाल किया, जिससे घाटी में हड़कंप मच गया। वहीं रेत के कीड़ों ने पास के कांटेदार फूलों पर सैंडब्लास्ट से जोरदार हमला किया, जिससे उनके कई दुश्मन बुरी तरह घायल हो गए। रेत के भंवर और सैंडब्लास्ट के हमलों से और भी ज्यादा कांटेदार फूल मारे गए। अपनी भूमिका निभाने के बाद रेत के सांप और कीड़े वापस जमीन के अंदर गायब हो गए। कांटेदार फूलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी रेत के गोलेम ने अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। इससे कांटेदार फूलों का रास्ता रुक गया और वे सांपों और कीड़ों तक नहीं पहुंच सके। उसी समय हवा में हलचल तेज हो गई। कांटेदार फूलों ने अपने ऊपर 10 से अधिक काली चीलों को मंडराते देखा। सभी चीलों ने जोरदार आवाज की और हवा में बने ब्लेड जैसे तेज हमले कांटेदार फूलों पर बरसने लगे। अब कांटेदार फूलों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। उन्होंने रेत के सांपों और कीड़ों को नजरअंदाज करते हुए हवा से आ रहे इन हमलों से खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। जब चील अपने हमले कर रहे थे, तभी रेत के गोलेम आगे बढ़ने लगे। उनकी भारी कदम से घाटी का माहौल और भी खतरनाक हो गया। इस बीच जहरीले रेत के बिच्छू और आग के कैक्टस भी घाटी में दाखिल हो गए। उन्होंने घाटी की दीवारों को सहारा बनाकर वहीं से कांटेदार फूलों पर हमले शुरू कर दिए। पानी की लहरों ने घाटी में खलबली मचानी शुरू कर दी। ये एक्वा था,
जिसने अपनी लंबी दूरी के हमले की क्षमता का उपयोग कर कांटेदार फूलों के समूहों को निशाना बनाया। दूसरी ओर नेक्रोस भी अपने लकड़ी के डंडे के साथ आगे बढ़ा और कांटेदार फूलों के एक बड़े समूह को सीधा हमला कर दिया। बघीरा ने अपनी शैडो वैली स्किल का इस्तेमाल करते हुए यूकेलिप्टस और ड्यून स्टॉकर्स पर हमला करना शुरू किया। उसके तेज और चौंकाने वाले हमलों से कई यूकेलिप्टस मारे गए, इससे पहले कि वे कुछ कर पाते। विपिन ये सब घाटी के ऊपर से देख रहा था। वो अपनी पूरी शैडो सेना को घाटी में भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने पहले यूकेलिप्टस की संख्या कम नहीं की तो उसकी सेना जल्दी हार जाएगी। एक्वा, नेक्रोस और बघीरा उसकी बचाए हुए अनडेड है, जिन्हें वो फिर से बुला सकता है। लेकिन अगर दूसरे शैडो अनडेड जानवर बर्बाद हो जाते हैं तो उन्हें वापस लाना मुमकिन नहीं। अगर उसने अपनी पूरी सेना को भेजा होता तो यूकेलिप्टस की बड़ी संख्या के कारण वे जल्दी हार जाते। इसलिए उसने सोच समझकर हमला किया। पहले गोलेम, फिर रेत के सांप और कीड़े और आखिरी में चील। इस योजना ने यूकेलिप्टस को चौंका दिया और उसके शैडो अनडेड ने लगभग 70 यूकेलिप्टस को मार डाला। फिर भी घाटी में अब भी 300 से ज्यादा यूकेलिप्टस बचे हुए थे। इस बीच उसकी शैडो सेना में कुछ की समय सीमा खत्म हो गई और कुछ यूकेलिप्टस के हमलों से मारे गए। शुरुआत के 120 शैडो अनडेड जानवरों में से अब केवल 100 ही बचे थे। लगभग 20 अनडेड मरे हुए थे, या तो बर्बाद हो गए थे या उनकी समय सीमा खत्म हो गई थी। रेत के कीड़े और रेत के सांप कभी कभी कुछ कांटेदार फूलों को मारने के लिए जमीन से बाहर आते थे, लेकिन अब जब कांटेदार फूलों को उनके बारे में पता चल गया है तो उनके हमले का असर कम हो गया है। अगर कांटेदार फूलों पर 3 तरफ से हमला न हो रहा होता तो वे अपनी बड़ी संख्या के साथ पहले ही ज्यादातर शैडो अनडेड को खत्म कर चुके होते। लेकिन क्योंकि मेरा पहला हमला सफल रहा, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, विपिन ने गर्व से कहा। उसकी नजरें कांटेदार फूलों के कई शरीर पर थी। एक समझदार व्यक्ति ने कहा था कि युद्ध के मैदान में नेक्रोमैंसर हमेशा सफल होते हैं। तभी शैडो एनर्जी उसके मोनार्च कोर से निकली और शरीर के अंदर चली गई। अब मुझे समझ में आया कि उसने ये क्यों कहा। एक के बाद एक 50 से अधिक कांटेदार फूल जमीन से उठे और दूसरे कांटेदार फूलों पर हमला करने लगे। विपिन ने फिर से शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का इस्तेमाल किया और भी शैडो अनडेड उठ खड़े हुए, जबकि कुछ शरीर धमाके के साथ फट गए। विपिन ने फटे शरीर की परवाह नहीं की। उसकी आंखें लड़ाई पर थी, जो अचानक शैडो कांटेदार फूलों के दिखाई देने की वजह से फिर से बदल गई। ये एक दिलचस्प नजारा था। शैडो अनडेड और कांटेदार फूलों के बीच की लड़ाई ने पूरे मैदान को एक अजीब लड़ाई का मैदान बना दिया। यूकेलिप्टस के समूह ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा होगा, और एक बार फिर वे पूरी तरह चौंक गए। विपिन की चालों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। कई यूकेलिप्टस एक के बाद एक मारे गए और उनकी भारी संख्या अब तेजी से घटने लगी। विपिन ने अपनी मेघास्त्र तलवार निकाल और विंड मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए यूकेलिप्टस पर तेज और घातक हवा के ब्लेड बरसाने शुरू कर दिए। मेघास्त्र तलवार की खासियत यह थी कि यह हवा के ब्लेड की शक्ति को 200% तक बढ़ा देती थी। इस वजह से उसके हमले इतने ताकतवर हो गए कि वे यूकेलिप्टस के शरीर पर गहरे और घातक घाव छोड़ रहे थे। यूकेलिप्टस ने भी शैडो अनडेड को गंभीर चोटें पहुंचाई, लेकिन शैडो अनडेड ने इन चोटों की पूरी तरह नरंदाज कर दिया। वे तब तक हमला करते रहे जब तक दुश्मन पूरी तरह बर्बाद नहीं हो गया। यूकेलिप्टस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके जरूरी स्किल एनर्जी डिवोवर स्किल, जो उनके दुश्मन की ताकत को कमजोर कर देता था और उनकी खुद की ऊर्जा को बढ़ाता था, शैडो अनडेड पर बिल्कुल बेकार साबित हुई। जब उन्होंने इसे शैडो अनडेड पर इस्तेमाल किया तो इसका कोई असर नहीं हुआ, और विपिन यही नहीं रुका। जैसे ही कोई यूकेलिप्टस मारा जाता, वो उसे शैडो अनडेड में बदल देता और अपनी शैडो सेना को और भी बड़ा कर लेता। जैसे जैसे शैडो अनडेड की संख्या बढ़ती गई, यूकेलिप्टस की संख्या कम होती गई। अब यह लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी और बिना किसी समस्या के यूकेलिप्टस की घाटी पूरी तरह बर्बाद होने की ओर बढ़ रही थी। चैप्टर 242 एक गुफा। कांटेदार फूलों के 5 समूह डर और निराशा में चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इन 5 समूह में लगभग 50 कांटेदार फूल थे। किसी भी बी रैंक के डंजन में इस तरह का समूह हंटर्स के लिए एक बड़ा खतरा होता, लेकिन इस समय वे खुद को बचाने के लिए भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पीछे 200 से अधिक काले कांटेदार फूल यानी शैडो अनडेड उनका पीछा कर रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे। लड़ाई शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। विपिन के साथ लाए गए सभी मूल शैडो अनडेड खत्म हो चुके थे
या उनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। लेकिन इस बीच विपिन ने लगभग सभी मरे हुए कांटेदार फूलों को शैडो अनडेड में बदल दिया था। जैसे ही कांटेदार फूलों का मुख्य हिस्सा मारा गया, बचे हुए फूल घाटी के और गहरे हिस्सों में भागने लगे। विपिन ने खुद उनका पीछा करने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपने शैडो अनडेड को आदेश दिया कि वे काम पूरा करें और बचे हुए कांटेदार फूलों को खत्म कर दें। इसके बाद विपिन ने अपने भरोसेमंद साथी बघीरा, नेक्रोस और एक्वा के साथ कोर की तलाश शुरू कर दी। सैकड़ों मरे हुए कांटेदार फूल घाटी में बिखरे हुए थे। विपिन जानता था कि अगर वो अकेले कोर की तलाश करेगा तो इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए इस बार बघीरा, नेक्रोस और एक्वा भी कोर ढूंढने में उसकी मदद कर रहे थे। एक्वा अपने उच्च दबाव वाले पानी का इस्तेमाल करके मरे हुए यूकेलिप्टस के शरीर को चीरकर कोर निकाल रहा था। अब जब यूकेलिप्टस पूरी तरह मारे जा चुके थे तो ये काम आसानी से हो रहा था। दूसरी तरफ नेक्रोस अपनी बर्बर ताकत का इस्तेमाल करते हुए बस लाशों को चीरता जा रहा था। कुछ समय बाद विपिन ने भी उन कोर को ढूंढ लिया जो लाशों के फटने के कारण बिखर गए थे। ये लाशें तब फटी थी जब उसका शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल असफल हो गया था। 30 मिनट तक कोर इकट्ठा करने के बाद विपिन ने देखा कि उसके कांटेदार फूल की परछाई वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब था कि उन्होंने आखिरकार सभी कांटेदार फूलों को मार दिया था। उसने गौर किया कि कांटेदार फूलों की परछाई की संख्या में भारी कमी आ गई थी। पहले जहां उनकी संख्या लगभग 200 थी, अब सिर्फ 80 बचे थे। शायद उनकी 1 घंटे की समय सीमा खत्म हो गई होगी। विपिन ने हल्के से कहा और कोर इकट्ठा करना जारी रखा। अब जब सभी कांटेदार फूल खत्म हो चुके थे, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ये कोर गायब हो सकते हैं। उस जगह के सभी कांटेदार फूलों से कोर निकालने में उसे और 30 मिनट लगे। अब घाटी के और गहरे हिस्से में चलते हैं और उन कांटेदार फूलों से कोर इकट्ठा करते हैं जो पहले भाग गए थे। विपिन ने बघीरा और अपने दूसरे साथियों से कहा और वे सभी घाटी की गहराई की ओर बढ़ने लगे। इस बीच उसके कांटेदार फूल भी समय सीमा समाप्त होने की वजह से गायब हो चुके थे। अब तक विपिन ने कुल 52 कोर इकट्ठा किए थे, जो कि बड़ी संख्या थी। घाटी में और आगे बढ़ने पर उसे समय समय पर कुछ मरे कांटेदार फूल मिले जिन्हें उसके शैडो अनडेड ने मार दिया था। मरे कांटेदार फूलों को देखकर विपिन ने सिर्फ उनके कोर इकट्ठा किए। उसने उन पर शैडो स्पिरिट रिवाइव का उपयोग नहीं किया। लगातार कई घंटों तक शैडो स्पिरिट रिवाइव का बार बार उपयोग करने की वजह से उसकी शैडो ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। शैडो ऊर्जा की रिकवरी गति उसकी माना रिकवरी गति का केवल 10वां हिस्सा थी और इसे पूरी तरह से भरने में कई घंटे लगने वाले थे। क्योंकि सभी कांटेदार फूल पहले ही मारे जा चुके थे, विपिन ने सोचा कि शैडो ऊर्जा को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने इन मरे हुए कांटेदार फूलों को अनडेड में बदलने का प्रयास नहीं किया। कुछ समय बाद उसने उन सभी कांटेदार फूलों से कोर इकट्ठा कर लिए जो पहले घाटी के अंदर गहराई में भाग गए थे। अब विपिन के पास कुल 59 कोर थे जो उसने यूकेलिप्टस से इकट्ठा किए थे। अब मुझे बस अपने प्राइम कोर के ठीक होने का इंतजार करना है। उसके बाद मैं इन कोर को सोख लूंगा और उम्मीद है कि कोई नया स्किल हासिल करूंगा, उसने कहा और कोर को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया जहां पहले से ही दूसरे कोर रखे हुए थे। कोर को सुरक्षित रखने के बाद विपिन घाटी से बाहर निकलने और खंडहरों की ओर लौटने के लिए तैयार था। लेकिन तभी उसकी नजर घाटी की गहराई पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने घाटी के और गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया। वो पहले से ही कोर की खोज में घाटी के अंदर काफी दूर तक जा चुका था, इसलिए अंत तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन जब वो घाटी के अंतिम छोर पर पहुंचा तो वहां एक गुफा देखकर हैरान रह गया। जब मैंने पहले रेगिस्तानी चील के जरिए इस घाटी को देखा था तब ये गुफा यहां नहीं थी, विपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे पहले से ही ये अजीब लग रहा था कि इतने सारे कांटेदार फूल एक ही जगह पर इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा इस गुफा को साफ करना किसी भी डंजन के बॉस रूम को साफ करने से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई इनाम नहीं मिला जो आमतौर पर बॉस रूम को साफ करने पर मिलता है। यही सोचकर वो घाटी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि गुफा को साफ करने के बाद कुछ बदला है या नहीं। और तब उसने वो गुफा देखी जो पहले वहां नहीं थी जब उसने घाटी की जांच किया था। शायद ये यूकेलिप्टस गुफा एक छिपे हुए लेवल की तरह है और इसे साफ करने के बाद ही ये गुफा दिखाई देती है, विपिन ने अपने आप से कहा और गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा उसने देखा कि जमीन आसमान की तरह थी।
और गुफा की दीवारें कांटों से भरी लताओं से ढकी हुई थी। ठीक वही नजारा जैसा एक कांटों से भरी गुफा के अंदर देखने की उम्मीद की जाती है, उसने आसपास के नजारे पर टिप्पणी करते हुए कहा। गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी और अंदर जाते ही उसे इसका अंत दिखाई दे गया। गुफा के अंतिम छोर पर उसने एक चांदी के रंग का पारदर्शी गोला देखा जो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा था। उसने गोले को ध्यान से देखा, फिर अपनी भौहें उठाई और उसकी ओर बढ़ा। जब वो गोले के पास पहुंचा तो उसने ध्यान से देखा कि गोले के अंदर क्या था। अंदर एक काले रंग की क्रॉस के आकार की बाली थी। ये बाली ज्यादा बड़ी नहीं थी और उसके चारों ओर एक हल्की चांदी की चमक थी। विपिन ने अपना हाथ बढ़ाया और गोले को छुआ। जैसे ही उसका हाथ गोले को छुआ, वो अचानक गायब हो गया और क्रॉस के आकार की बाली उसके हाथों में आ गई। चैप्टर 243 फिर से खंडहर में। विपिन ने बाली की जानकारी को पढ़ा और तुरंत हैरान रह गया। प्रोटेक्शन एमुलेट बाली, ए रैंक। ये बाली अचानक हमले या खतरे की स्थिति में पहनने वाले के चारों ओर स्वचालित रूप से एक सुरक्षा अवरोध बनाता है। ये अवरोध आने वाले हमलों को न केवल रोकता है बल्कि उन्हें परावर्तित और प्रतिकर्षित भी करता है। अवरोध की अवधि उस पर किए गए हमले की मात्रा पर निर्भर करता है और उसकी ऊर्जा समाप्त होने पर यह गायब हो जाता है। इसे फिर से सक्रिय करने के लिए 6 घंटे की अवधि का इंतजार करना होगा। एक सुरक्षा अवरोध आर्टिफैक्ट। विपिन ने जानकारी को पढ़ते हुए अपनी चमकती आंखों से कहा, यह एक रैंक का आर्टिफैक्ट है जो अपने आप में अनोखा था। यह न केवल उसे हमलों से बचा सकता है बल्कि हमलावरों को जवाबी झटका भी दे सकती है। वो बाली की असली ताकत के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था, लेकिन उसे भरोसा था कि यह कम से कम कुछ समय के लिए ए रैंक के शिकारी के हमलों को रोकने में सक्षम होगा। ये बाली किसी भी खतरनाक पल में मेरी जान बचा सकता है, उसने बड़बड़ाया और बिना समय गवाए इसे पहन लिया। मुझे लगता है इस घाटी को साफ करने का इनाम तो डंजन के बॉस रूम को साफ करने से भी बेहतर है, उसने बाली पहनते हुए खुद से कहा। आमतौर पर ऐसे इनाम मिलना दुर्लभ था जिनकी रैंक डंजन की रैंक से भी ऊंचा हो, लेकिन यहां उसे एक रैंक की आर्टिफैक्ट मिला, भले ही ये बी रैंक की डंजन था। हालांकि जब उसने यूकेलिप्टस घाटी की कठिनाई के बारे में सोचा तो उसे ये इनाम सही लगा। उसके पास शैडो स्पिरिट रिवाइव जैसा खास स्किल था जिसकी वजह से यह घाटी उसे साफ करना आसान लगा, लेकिन साधारण हंटर्स के लिए यह लगभग असंभव था क्योंकि ये एक बी रैंक का डंजन था। इसमें ए रैंक वाले अंदर नहीं जा सकते थे, साथ ही इसमें अधिकतर 10 हंटर्स ही एक साथ अंदर जा सकते थे। भले ही 10 बी प्लस रैंक के हंटर मिलकर इसमें आते, उनके लिए लगभग 400 यूकेलिप्टस को हराना नामुमकिन जैसा था। क्या इस डंजन में ऐसी कोई और जगह हो सकती है? विपिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा। हरे भरे जंगली डंजन में कुल 4 जगह थे और फिलहाल वो डंजन के पश्चिमी क्षेत्र में था जो रेगिस्तानी इलाका था। उसने वर्डेंट वाइल्ड्स डंजन के बारे में उपलब्ध जानकारी को याद करते हुए गहराई से सोचा, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना सिर हिला दिया। किसी ने भी दूसरे 3 क्षेत्रों में कांटेदार फूलों के घाटी जैसी किसी अनोखी जगह का जिक्र नहीं किया है, विपिन ने हल्की आह भरते हुए कहा, और उसे थोड़ा अफसोस हुआ। संभावना है कि दूसरे 3 क्षेत्रों में भी ऐसी जगह हो सकती है, लेकिन अब तक किसी को वो नहीं मिली। हालांकि विपिन के पास उन्हें खोजने का समय नहीं था। दूसरे 3 क्षेत्रों के विशाल आकार को देखते हुए पूरे डंजन की खोज करने में उसे महीनों लग सकते थे। ये गुफा एक अच्छी जगह है, मुझे यहां थोड़ी देर आराम करना चाहिए और फिर मुझे उस एल्फ से मिलने के लिए खंडहरों में जाना चाहिए, विपिन ने कहा और एक्वा और दूसरे को गुफा के दरवाजे की रखवाली करने का आदेश दिया। आराम करने से पहले उसने कुछ खाया। डंजन में आने के बाद से वो लगातार सफर कर रहा था और ठीक से आराम नहीं कर पाया था। 5 घंटे की नींद के बाद वो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसका माना पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उसकी शैरो ऊर्जा अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। जब वो सो रहा था तो कोई भी राक्षस उसे परेशान करने नहीं आया। जब उसने गुफा से बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि एक्वा और नेक्रोस आपस में झगड़ रहे थे, जबकि बघीरा ही ऐसा था जो आसपास के माहौल पर नजर रखे हुए था। ये दोनों वाकई अद्भुत है, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मानो उनकी हरकतों से हैरान हो। उसने बघीरा की पीठ पर चढ़कर फिर से खंडहरों की ओर अपना सफर शुरू किया। जब उस एल्फ ने उस अग्नि कैक्टी पर हमला किया जिसे मैंने उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भेजा था, तो उसकी आंखें पूरी तरह भावहीन थी। मुझे हैरानी है कि अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा तो क्या वह मुझसे बात करेगी? विपिन ने गहरी सोच में डूबते हुए सोचा।
लेकिन तभी उसे एक जरूरी बात याद आई और उसकी आंखें अनायास झपकने लगी। भले ही वो बात करे, मैं उसे समझूंगा कैसे? ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी भाषा बोलेगी। अरोड़ा दुनिया में कोई एल्फ मौजूद नहीं है, इसलिए विपिन को पूरा विश्वास था कि वो अरोड़ा की भाषा नहीं समझ पाएगी। अरे, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? मैं उसे बस शैडो अनडेड में बदल दूंगा और उसके बारे में सब कुछ जान जाऊंगा, विपिन ने खुद को समझाते हुए कहा। अपने शैडो अनडेड के साथ विपिन का एक विशेष संबंध था। भले ही कोई शैडो अनडेड बोल न सके, लेकिन विपिन उनकी हर बात को समझ सकता था। यह वही था जो वो एक्वा और बाकी शैडो अनडेड के साथ करता था, जो बोलने में असमर्थ होने के बावजूद अपनी बातें विपिन तक पहुंचा सकते थे। विपिन को यह जानने की अधिक इच्छा थी कि वो एल्फ यहां कैसे आई और वो खंडहर में क्या कर रही थी, क्योंकि खंडहरों में ऊंची दुनिया से जुड़ी जानकारियां पाई जाती हैं। वो भी शायद वहीं से हो सकती है। अगर मैं उसे शैडो अनडेड में बदल दूं, तो मैं उससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता हूं, उसने सोचा। खंडहर के पास स्थित उस तालाब तक पहुंचने में विपिन को पूरे 10 घंटे लगे। विपिन को इस बार खंडहर तक पहुंचने में कम समय लगा, क्योंकि उसने पहले ही ज्यादातर राक्षसों का सफाया कर दिया था। उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। वापस आते समय उसने कुछ राक्षसों का सामना किया, लेकिन उन्हें मारने के बाद उसने उन्हें शैडो अनडेड में बदलने की जहमत नहीं उठाई। विपिन को पूरा विश्वास था कि वो एल्फ से बिना किसी परेशानी के निपट सकता है। इसके अलावा जिन राक्षसों को उसने मारा, वे तालाब से काफी दूर थे। अगर वो उन्हें शैडो अनडेड में बदलता, तो वे तालाब तक पहुंचने से पहले ही अपनी समय सीमा समाप्त कर चुके होते और गायब हो जाते। तालाब पर पहुंचने के बाद उसने एक्वा और दूसरे शैडो अनडेड को अपने शैडो स्टोरेज में वापस बुला लिया। इसके बाद वो तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के तल तक पहुंचने के बाद उसने हरे पत्थर को छुआ, जो खंडहर का दरवाजा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसका शरीर तालाब से गायब हो गया। पिछली बार की तरह वो एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच दिखाई दिया। देखते हैं कि इस बार मैं उस एल्फ से कुछ हासिल कर पाता हूं या नहीं, विपिन ने बुदबुदाया और विशाल पेड़ की ओर बढ़ने लगा। चैप्टर 244 एल्फ के साथ लड़ाई। विपिन विशाल पेड़ से लगभग 200 मीटर दूर रुक गया। पिछली बार की तरह एल्फ अभी भी पेड़ के नीचे आंखें बंद किए हुए शांत बैठी थी। अब मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? विपिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए सोचा। क्या मुझे सीधे उससे बात करनी चाहिए या बिना कोई मौका दिए उस पर हमला कर देना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद विपिन ने दिमाग से काम लेने और पहले उससे बात करने की कोशिश करने का फैसला लिया। डंजन के दूसरे राक्षसों के विपरीत उसने सोचा कि ये एल्फ शायद काफी समझदार होगी कि वो बात कर सके। हालांकि उसे यह भी याद था कि पिछली बार उसने उसकी अग्नि कैक्टी पर तुरंत हमला कर दिया था। फिर भी उसने अनुमान लगाया कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि अग्नि कैक्टी एक राक्षस था। ठीक है, अगर उसने मुझ पर भी वैसा ही हमला किया जैसा कैक्टी पर किया था, तो मैं उसे मारकर शैडो अनडेड में बदल दूंगा, विपिन ने बुदबुदाया और एक्वा के साथ सभी शैडो अनडेड को बुला लिया। उन्हें बुलाने के बाद उसने एल्फ की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन अपने शैडो अनडेड से कहा कि वे वहीं रुके और उसका पीछा न करें। जब वो एल्फ से केवल 100 मीटर दूर था, तो उसने कदम रोक लिए और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे, क्या इतने लंबे समय तक एक ही जगह बैठने के बाद तुम्हारा पैर दर्द नहीं करता? विपिन की यह बात सुनकर पास में खड़े बघीरा और बाकी शैडो अनडेड को पहली बार एहसास हुआ कि उनका मास्टर सामाजिक रूप से कितना अजीब था। दरअसल विपिन को किसी से सामान्य बातचीत करने की कोशिश किए हुए बहुत समय हो गया था, इसलिए वो ये भूल चुका था कि सही तरीके से बातचीत कैसे शुरू की जाती है। विपिन धीरे धीरे एल्फ की ओर बढ़ा, सोचते हुए कि बातचीत की शुरुआत कैसे की जाए। आखिरकार उसने वही सवाल पूछने का फैसला किया जो उसके दिमाग में तब आया था जब उसने देखा कि वो अब भी ठीक उसी जगह बैठी थी जहां उसने उसे पिछली बार देखा था। एक्वा और दूसरे शैडो अनडेड ये देखकर निराशा से अपने चेहरे पर हाथ फेरने का नाटक करते हुए अपना सिर हिलाने लगे। जैसे ही विपिन ने चिल्लाया, एल्फ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे भावहीन नजरों से देखने लगी। उन खाली आंखों को देखकर विपिन को तुरंत समझ आ गया कि उसकी शांतिपूर्ण बातचीत की योजना विफल हो चुकी है। अगले ही पल एल्फ के चारों ओर एक चमकदार सफेद सुनहरी रोशनी फैलने लगी। विपिन ने तुरंत खतरा महसूस किया। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उसने बिना समय गवाए अपना टेम्पोरल वेलोसिटी स्किल सक्रिय कर दिया। उसने देखा कि एल्फ अचानक खड़ी हो गई और बिजली की तरह उसकी ओर दौड़ी। हालांकि विपिन ने अपना स्किल सक्रिय कर रखा था,
फिर भी उसे लगा कि उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। एल्फ पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच गई और अपने पतले मजबूत पैर को चाबुक की तरह उसके चेहरे की ओर घुमा दिया। विपिन ने अपनी असाधारण सावधानी और टेम्पोरल वेलोसिटी से मिली गति का उपयोग करते हुए मुश्किल से एक तरफ कदम बढ़ाकर उस हमले से बचाव किया। लेकिन भले ही उसने सीधे पैर के हमले से बचने में सफल रहा, फिर भी उसके पैर की गति से पैदा हुआ हवा का दबाव जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ा। हवा के इस जबरदस्त दबाव ने विपिन को पीछे की ओर धकेल दिया। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संतुलित कर सका और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, विपिन ने अंदर ही अंदर कसम खाते हुए अपने माथे से बहते ठंडे पसीने को महसूस किया। अगर वह पैर उसके चेहरे पर पड़ जाता तो दांतों के साथ साथ शायद उसकी जबड़े की हड्डी भी चकनाचूर हो जाती। एल्फ पर उसकी नजरें टिकी थी। उसकी आंखें अब भी वही बेजान खाली थी। उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा मंडरा रही थी, जो किसी दिव्यता का आभास देती थी, लेकिन साथ ही अनजाने खतरे का भी। शांतिपूर्ण बातचीत, ये तो सपना ही था, विपिन ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। उसे थोड़ी निराशा जरूर हुई कि ये एल्फ बात करने के बजाय तुरंत हमला कर रही थी। हालांकि उसने ये विचार पूरी तरह खारिज कर दिया कि शायद ये उसकी मजाकिया बातचीत की शुरुआत का परिणाम है। कोई बात नहीं, उसने राहत की सांस ली। कम से कम शैडो अनडेड बनने के बाद शायद ये मुझे उपयोगी जानकारी दे सके। जैसे ही विपिन ने अपनी योजना पर ध्यान दिया, एल्फ फिर से उसकी ओर लपकी। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक पल को हवा में हलचल सी महसूस हुई, लेकिन अचानक वो रुक गई। एल्फ ने बिजली की तेजी से पीछे की ओर छलांग लगाई और उसी समय एक पानी की दबाव वाली तोप उसकी ओर से गुजर गई, जिससे वो बाल बाल बच गया। अच्छा शॉट, एक वाह। विपिन ने राहत भरी निगाहों से पानी की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, बघीरा ने मौका भांप लिया। एल्फ के पीछे एक साया तेजी से उभरा। बघीरा, उसने अपने नुकीले घातक पंजों से वार करने का प्रयास किया, लेकिन एल्फ ने अचानक अपने शरीर को इतनी सहजता और लचीलापन के साथ आगे झुका लिया कि बघीरा का हमला हवा में खाली चला गया। अविश्वसनीय, विपिन ने दांत भींचते हुए सोचा। लेकिन एल्फ यही नहीं रुकी। उसने एक पल में अपने पैर से एक सटीक वार किया, जो बघीरा के पेट के बीचों बीच लगा। धड़ाम, बघीरा का शरीर जैसे टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उछला और दूर जा गिरा। विपिन ने झटके से अपने हाथों को कस लिया। ये एल्फ, जो किसी बाहरी दुनिया की लग रही थी, निश्चित रूप से मामूली दुश्मन नहीं थी। जैसे ही एल्फ ने बघीरा को हवा में उछाल दिया, नेक्रोस तुरंत उसके सामने दिखाई दिया। उसने अपने बड़े लकड़ी के डंडे को जोर से उसके ऊपर घुमाया। एल्फ, जो अभी भी पूरी तरह से संतुलित थी, उसको ये हमला रोकने के लिए थोड़ा भी समय नहीं मिला, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। उसने अपनी मुट्ठी कसी और सीधे उस भारी लकड़ी के डंडे से भिड़ने का फैसला किया। क्या ये पागल है? विपिन ने खुद से सवाल किया, ये सोचते हुए कि यह हमला शायद एल्फ को बुरी तरह घायल कर देगा। पर जो हुआ, उसने विपिन को हक्का बक्का कर दिया। धड़ाम, मुट्ठी और लकड़ी का डंडा के बीच भयानक टकराव हुआ, जिससे जमीन हिल गई और एक जोरदार धमाका हुआ। झटके से निकली तरंगों ने आसपास की जमीन को फाड़ दिया। विपिन ने देखा कि नेक्रोस को उस झटके से कई मीटर दूर उड़ा दिया गया, जबकि एल्फ बस हल्की सी पीछे खिसकी। हालांकि उसका हाथ, जिससे उसने हमला रोका था, बुरी तरह टूट गया था और एकदम लटक गया था। लेकिन यह तथ्य कि उसने नेक्रोस जैसे राक्षस को हरा कर दिया, विपिन को अंदर तक झकझोर दिया। यह ताकत इंसानों की नहीं हो सकती। उसने बुदबुदाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। वो अब इस बात पर शक कर रहा था कि ये एल्फ वास्तव में कोई दिव्य प्राणी थी या हरक्यूलिस की छिपी हुई बेटी। क्या वो सच में कोई एल्फ है या बस हरक्यूलिस का मेकओवर? विपिन ने भौंचक्का होकर कहा। उस छोटी सी दिखने वाली एल्फ को नेक्रोस जैसे राक्षस को उड़ा दिया। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ था। एक के बाद एक कहीं से पानी की 10 मीटर ऊंची लहर उठी और सीधी एल्फ की ओर बढ़ने लगी। ये एक्वा का काम था। उसने पानी को कंट्रोल किया और उसमें से सैकड़ों नुकीली धारें उभर आई, जो लहर के साथ एल्फ की ओर बढ़ने लगी। एल्फ ने पहली बार अपने चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी दिखाई। उसकी आंखें चमक उठीं और अगले ही पल उसके चारों ओर एक सफेद रक्षात्मक बैरियर उभर आया। पानी की लहर और धारें, जो किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकती थीं, उस बैरियर से टकराईं। लेकिन उनका प्रभाव सिर्फ हल्के फुल्के तरंगे पैदा करने तक ही सीमित रहा। ये क्या है?
विपिन ने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए सोचा। पानी की ताकतवर लहर और धारे एल्फ के इस बैरियर के सामने पूरी तरह बेकार थी। लेकिन जो कुछ अगले पल हुआ उसने विपिन के होश उड़ा दिए। चैप्टर 205 शैडो कैप्चर का इस्तेमाल। जैसे ही एल्फ ने अपने बैरियर के अंदर से पानी की लहर को देखा, उसकी सफेद सुनहरी आभा अचानक और तेज हो गई। विपिन ने देखा कि उसका टूटा हुआ हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। कुछ ही पलों में जो हाथ टूटा और बेकार लग रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर कोई उसे देखता तो ये यकीन करना मुश्किल होता कि ये हाथ कुछ पल पहले ही पूरी तरह टूट चुका था। एल्फ ने अपने ठीक हुए हाथ को हिलाया और फिर अपनी मुट्ठी कस ली। जैसे ही उसने मुट्ठी कसी, सफेद सुनहरी आभा उसकी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठा हो गई। विपिन ने महसूस किया कि उस आभा से निकलने वाला दबाव वातावरण को भारी कर रहा था। आसपास की हवा भी मानो इस ताकत के आगे झुकने को मजबूर थी। कुछ सेकंड बाद आभा इतनी तीव्र हो गई कि विपिन उसकी मुट्ठी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक एल्फ के चारों ओर फैला हुआ प्रकाश का बैरियर गायब हो गया। पानी की लहर उसके ऊपर आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले उसने अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर मुक्का मारा। धड़ाम! मुक्के के साथ ही सफेद सुनहरी आभा उसकी मुट्ठी से फूट पड़ी। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पानी की लहर को टुकड़ों में बिखेर दिया। लहर का हर अंश हवा में गायब हो गया और चारों ओर की जमीन जोर से हिलने लगी। लेकिन लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। उसी पल सफेद सुनहरी आभा की एक किरण सीधा एक्वा की ओर बढ़ी। एक्वा ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। अगले ही पल आभा की किरण एक्वा से टकराई और उसका आधा शरीर तुरंत बर्बाद हो गया। विपिन ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा और सदमे में रह गया। बिना समय बर्बाद किए उसने अपनी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर एक्वा को तुरंत ठीक करना शुरू किया। अगर एक्वा एक शैडो अनडेड प्राणी न होता तो वो इस हमले से निश्चित रूप से मर चुका होता। विपिन ने गहरी सांस लेते हुए अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। ये एल्फ कौन है? उसने खुद से कहा। उसकी आंखें अब भी उस नजारे से चौड़ी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि B+ रैंक की ये एल्फ इतनी खतरनाक और भयानक कैसे हो सकती है। विपिन की नजरें उस सफेद सुनहरी आभा पर टिकी थी जो एल्फ के चारों ओर मंडरा रही थी। ये निश्चित रूप से प्रकाश तत्व है, उसने गहरी सोच में पड़ते हुए खुद से कहा। पिछले 2 सालों में मैंने कुछ लोगों को प्रकाश तत्व का इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन इस तरह कभी नहीं। पहले उसे थोड़ा शक था कि वो वाकई प्रकाश तत्व का उपयोग कर रही है या नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि एल्फ ने अपने हाथ को कुछ सेकंड में ठीक कर लिया तो उसका शक पूरी तरह दूर हो गया। हालांकि जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि वो सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं बल्कि और भी असाधारण तरीकों से प्रकाश तत्व का इस्तेमाल कर रही थी। वो अपने शरीर की कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए प्रकाश तत्वों का उपयोग कर रही है। विपिन ने मन ही मन सोचा, इससे उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंच रही है। उसकी नजरों में एक पल के लिए एल्फ के प्रति सम्मान की झलक दिखी। इस बीच नेक्रोज और बघीरा ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही निकला। वे हवा में उछलकर दूर जा गिरे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। विपिन ने बड़बड़ाते हुए अपनी शैडो अनडेड साथियों की ओर देखा। कुछ सेकंड तक स्थिति पर गौर करने के बाद उसने गहरी सांस ली और आदेश दिया, तुम सब पीछे हट जाओ। एक्वा, नेक्रोज और बघीरा उसकी आज्ञा मानकर तुरंत उसके पास लौट आए। अजीब बात यह थी कि एल्फ ने भी उनके पीछे हटने के बाद कोई हमला नहीं किया। वो बस खामोशी से खड़ी विपिन को देखती रही। मुझे लगा था कि B+ रैंकर से निपटना आसान होगा, लेकिन लगता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, विपिन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। अचानक उसने एक फैसला लिया। अब समय है शैडो कैप्चर का इस्तेमाल करने का। विपिन ने बड़बड़ाया और अपने सबसे भरोसेमंद साथी नेक्रोस की ओर देखा। नेक्रोस ने बिना कुछ कहे सहमति दी। उसी पल उसका शरीर काले धुएं में बदल गया और वो धुआं तेजी से विपिन की ओर बढ़ने लगा। काला धुआं विपिन के शरीर के अंदर गया और उसके मोनार्च कोर के साथ जुड़ गया। इसके तुरंत बाद विपिन को अपने पूरे शरीर में एक जलन महसूस हुई। उसकी त्वचा का रंग गहरा होने लगा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसका पूरा रूप धीरे धीरे बदलने लगा। विपिन का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसकी ऊंचाई 185 सेंटीमीटर से बढ़कर सीधे 210 सेंटीमीटर तक पहुंच गई और माथे के बीच एक चमकदार लाल आंख निकाल आई,
जो हूबहू नेक्रोस की आग जैसी लग रही थी। उसका शरीर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था और उसकी आभा इतनी तीव्र हो गई कि वह किसी भी साधारण B+ रैंक के हंटर से कहीं अधिक खतरनाक लग रहा था। विपिन ने अपनी बदली हुई शक्ति को महसूस किया। उसके अंदर ऊर्जा का कभी न खत्म होने वाला सोर्स बह रहा हो। उसने मन ही मन सोचा। हालांकि वो जानता था कि भले ही वो नेक्रोस के साथ जुड़ने के बाद B+ रैंक तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके दोनों कोर अपनी पिछली स्थिति में ही थे। इसके बावजूद वो अपने 2 कोर की मिलीजुली ताकत की वजह से किसी भी साधारण B+ रैंक से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। मैं बस इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं, उसने बड़बड़ाते हुए शैडो कैप्चर का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। वो केवल 2 मिनट के लिए वो स्किल का उपयोग कर सकता था और हर सेकंड कीमती था। विपिन ने एल्फ की ओर छलांग लगाई। उसके पैरों के नीचे की जमीन उसकी ताकत के कारण फट गई। हवा में विस्फोट की आवाज गूंज उठी। उसी समय उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए टेम्पोरल वेलोसिटी का भी इस्तेमाल किया। एल्फ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। विपिन की गति इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही वो उसके सामने आ गया, जैसे उसने कोई दूरी तय ही नहीं की। वो इतनी दूर से एक ही झटके में यहां आ गया। एल्फ ने सोचते हुए अपनी मुट्ठी कसी। विपिन ने नेक्रोस का लकड़ी का डंडा उठा लिया था और इसके वजन को अधिकतम सीमा यानी 500 किलो तक बढ़ा दिया। लकड़ी का डंडा, रैंक, एल्ड्रिच लकड़ी से बना एक डंडा। 5% संभावना है कि यह किसी भी रैंक से नीचे के कवच या हथियार को एक ही प्रहार में बर्बाद कर सकता है। यह B रैंक कवच और हथियारों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। उपयोगकर्ता अपनी इच्छा अनुसार इसका वजन 500 किलो तक बढ़ा सकता है। विपिन ने पूरी ताकत से डंडा घुमाया। हवा में एक गगनभेदी शोर गूंजा और आसपास का वातावरण एक झटके में सिहर उठा। एल्फ ने विपिन के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे चकमा देने का समय ही नहीं मिला। उसने हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी का सहारा लिया। दोनों के बीच का टकराव इतना जोरदार था कि पूरा इलाका कांप उठा। जमीन फट गई, गहरी दरारें बन गई और सैकड़ों मीटर तक का इलाका शॉकवेव की चपेट में आ गया। दूर दूर तक खड़े पेड़ उखड़कर हवा में उड़ने लगे। एल्फ हवा में पीछे की ओर उछल गई। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और मुंह से खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। वो 100 मीटर से ज्यादा दूर जाकर जमीन पर गिरी। विपिन ने अपनी नजरें उस पर टिकाई और गहरी सांस ली। यह राक्षसी ताकत, इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होगा। उसने अपने भीतर उठते आत्मविश्वास और डर के मिले जुले भाव को महसूस करते हुए सोचा, क्या विपिन इस राक्षसी ताकत को संभाल पाएगा? और क्या हुआ एल्फ का? क्या वो